आजादी की जो अमृत गाथा है उसका हम शुभारंभ करेंगे समसामयिक विषयों पर, जो कि आज का विषय है। और जैसा हमने बताया, हेल्दी यू फाउंडेशन के सहयोग से ये कार्यक्रम आरजेएस, टीजेएपीएस, केबीएसके के द्वारा किया जा रहा है। ये दोनों संस्थाएं जो है 6 वर्ष से सकारात्मक भारत आंदोलन चला रही हैं और बड़े सफलतापूर्वक राज्यों तक, 25 राज्यों तक हम लोग पहुंचे हैं। तो जया जौहरी जी, जो कि असिस्टेंट डायटीशियन एलएनजेपी हॉस्पिटल हैं, उनको सादर आमंत्रित करते हैं कि हमारे बहनों और भाइयों को एक मार्गदर्शन करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, कोरोना काल में क्या स्थिति होती है खान पान की, और अभी तीसरी लहर के मद्देनजर हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। ये बहुत ही समसामयिक विषय पर जया जौहरी को हम सादर आमंत्रित करते हैं आरजेएस, टीजेएपीएस, केबीएसके की तरफ से। जया जौहरी जी। आभार, अभिनंदन, धन्यवाद आरजीएस ग्रुप और एसोसिएटेड संस्थाओं का कि आज के अमृत गाथा सीरीज के अंतर्गत मुझे आमंत्रित किया गया। आज का विषय, जैसा कि सर्वविदित है, हेल्थ एंड फूड सेफ्टी का आरंभ मैं एक श्लोक से करना चाहती हूँ। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न हुए हैं। आहार ही हमारे जीवन की ऊर्जादायक शक्ति है और इसी शक्ति प्रवाह को निरंतर चलायमान रखने के लिए आहार की उत्कृष्टता या फूड सेफ्टी का अत्यंत महत्व है। आजकल के इस मॉडर्न परिवेश में, जब परिवार में पुरुष और स्त्री सामान्यतः दोनों कार्यरत होते हैं, तब फूड सेफ्टी का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। अक्सर ही परिवार में बाहर से खाना आता है। यह भी देखा जाता है कि दिन का एक मील बाहर से खा रहे हैं या कुछ पोर्शन आउटसाइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड आदि का होता है। घर में भी जब हम पकौड़े आदि बनाते हैं तो उसके साथ टोमेटो सॉस अक्सर प्रयोग की जाती है, जो कि पैकेज्ड फूड का ही एक उदाहरण है। तो ये इस तरह पैकेज्ड फूड हमारी जीवन शैली में शामिल हो गए हैं। इसी कारण से फूड सेफ्टी, क्वालिटी का और भी ज्यादा महत्व हो जाता है। कई बार समय के अभाव के कारण या किसी अन्य वजह से बच्चों के आहार कॉम्प्लीमेंट्री फीड के रूप में या फिर पैकेज्ड फूड, पाउडर्ड मिल्क आदि का उपयोग किया जाता है। हालांकि बीइंग अ डाइटिशियन मैं इसका समर्थन नहीं करती, परंतु कई बार मध्यम मार्ग अपनाते हुए इन पर निर्भर होना पड़ता है। पैकेज्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल करने से पहले हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि फूड लेबलिंग चेक करिए, डेट ऑफ एक्सपायरी, बेस्ट बिफोर, फूड कंटेंट्स आदि अच्छी प्रकार से जांच लें। कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं है जिससे आप एलर्जिक हैं। आजकल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मार्क एफएसएसएआई जरूर देख लें। एफएसएसएआई अप्रूव्ड रेडी टू ईट सारे फूड स्टफ्स पे वेजिटेरियन कंटेंट के लिए ग्रीन डॉट और नॉन वेजिटेरियन कंटेंट के लिए रेड डॉट लगा होता है। इसके अलावा सभी इंग्रेडिएंट इंक्लूडिंग प्रिजर्वेटिव आदि की सूचना भी लेबल पर होती है। इस प्रकार एफएसएसएआई मार्क्ड फूड, पैकेज्ड फूड का ही इस्तेमाल करें। ये तो थी पैकेज्ड फूड की बात। अब बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। अच्छे अपीयरेंस के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें सेलेक्ट करने चाहिए और कोशिश करें कि उनको हम फ्रेश ही इस्तेमाल करें। जैसे कि ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक आप सभी घर लाकर गर्म पानी से, सोडा नमक आदि से धोते होंगे, तो इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रखें। इससे हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में लगे हुए हानिकारक कंटेंट कुछ हद तक कम हो जाते हैं और कोई टॉक्सिक आदि यदि लगा होता है तो वो भी रिमूव हो जाता है। इसी प्रकार हम अक्सर खाने में फ्रोजन पीस का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें हमें रखने के लिए थोड़ी सावधानी इस्तेमाल करनी चाहिए कि अगर हम फ्रीजर में उनको स्टोर करके रखें। इसके अलावा अगर हम उन्हें यूज कर रहे हैं और देख रहे हैं उसमें डिस्कलरेशन है या वो उनका अपीयरेंस वाइज सिकुड़ गई है, तो उनको हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ये तो थी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की बात। अब आगे बात करते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की। इनको भी फ्रेश ही इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मियों में माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें। मिल्क टेट्रा पैक को एक्सपायरी डेट से पहले इस्तेमाल करना है। कभी कभी देखा गया है कि लोगों को दूध सूट नहीं करता,
किसी को लैक्टिक एसिड एलर्जी होती है, तो उस केसेस में आप सोयाबीन मिल्क, ग्राउंडनट मिल्क या आमंड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप खाना किस बर्तन में पका रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना ना पकाएं, अवॉइड एल्युमिनियम कंटेनर्स। और इसके साथ साथ ही नॉन स्टिक पैन, जो इनकी जो कोटिंग लगी होती है वो इस्तेमाल के साथ साथ धीरे धीरे घिसने लगती है और आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड ये खाने में मिक्स होने लगता है। तो इस चीज की भी हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इस प्रकार देखें तो स्टेनलेस स्टील के या लोहे के बर्तन उपयुक्त रहते हैं खाना बनाने के लिए। लोहे के बर्तनों में खाना बनाने से हमें एक और फायदा ये मिलता है कि हमारे खाने का आयरन कंटेंट बढ़ जाता है। जैसे साग आदि यदि हम लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं तो उसका आयरन कंटेंट बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फूड कॉम्बिनेशंस की जो हमें अवॉइड करने चाहिए। कई बार देखा गया है कि लोग दूध और सिट्रस फूड को एक साथ ले लेते हैं, तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। कई बार सीवियर केसेस में तो ये फूड एलर्जी सीवियर हो जाती है और काफी फेटल भी हो सकती है, आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। तो फूड और सिट्रस फ्रूट को बिल्कुल साथ में नहीं ले। आफ्टर अ सर्टेन मील गैप, जैसे 2 घंटे का गैप डालकर ही अगर हमें कोई फ्रूट लेना है तो मिल्क के बाद ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ कई लोगों को देखा गया है, अक्सर गर्मियों में देखा जाता है घरों में खाने के बाद आम काट के ले लेते हैं लोग। तो फ्रूट्स और मील्स के बीच में कम से कम 2-2.5 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए। या तो फ्रूट्स मील के 1 घंटा पहले ले लें या फिर 2 घंटों के बाद लें, क्योंकि फ्रूट पचने में जल्दी जल्दी पच जाते हैं और खाना पचने में 2.5-3 घंटे का समय लेता है। तो अगर हम साथ साथ ले रहे हैं तो खाना की तो पचने की प्रक्रिया भी चल रही है, परंतु फ्रूट्स जल्दी ही पच जाते हैं और फिर उनका फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, जिससे कि कई बार एसिड प्रोड्यूस होता है और शरीर में एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस फॉर्मेशन, ये सब शिकायतें देखी जाती हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं टिप्स टू प्रिजर्व इम्यूनिटी। अब कोरोना काल में भी जैसा कि हमने देखा और उसके बाद भी इम्यूनिटी का एक बहुत ही अधिक महत्व है हमारे स्वास्थ्य को लेकर। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हम कई सारी बीमारियों को अपने अंदर होने से रोक सकते हैं, या अगर हमारे ऊपर होती भी है बीमारियां तो बहुत कम असर होता है और हम वापस दोबारा अपनी हेल्थ को गेन कर लेते हैं। तो क्या क्या वो टिप्स हैं, आइए वो जानते हैं। जैसा कि इतना आजकल प्रचलन चल रहा है, सभी कह रहे हैं कि अपना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बढ़ाइए। क्या होता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, बेटर करते हैं। तो इस तरह फ्रूट्स विटामिन सी और ऑक्सीडेंट्स देने के साथ साथ हमें रफेज भी प्रदान करते हैं। रफेज या फाइबर्स कंटेंट जो होते हैं डाइट के, वो हमें एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते और इसके अलावा वो जो बॉडी के टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनको एब्जॉर्ब करके उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से हमें खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। और मैं तो जोर दूंगी कि आप सलाद अच्छी मात्रा में खाएं, कच्ची सब्जियां अच्छी मात्रा में खाएं। खीरा है, टमाटर है, ये चीजें अच्छी तरह से धोकर इसको एज अ सैलेड यूज करें। अब एक दूसरा विषय जो अब मैं लेना चाहूंगी वो है ड्राई फ्रूट्स और नट्स। हालांकि आज तक बड़ा देखा गया है कि इनहिबिट करना है हमें, ज्यादा ये चीजें नहीं लेनी है, मोटापा बढ़ेगा, शरीर का वजन बढ़ेगा, परंतु हम कैसे ले ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम कोई अपना स्नैक टाइम है उसमें इनको ले लें तो अच्छा रहेगा, या फिर किसी चीज को रिप्लेस करके अपने डाइट में इनकी खूबियों को शामिल करें। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स या नट्स को या आप ऑयल सीड्स जैसे तिल वगैरह को आप चटनी में मिला के ले सकते हैं। ग्रीन चटनी जो हम घर में बनाते हैं अक्सर, उसमें मिला लीजिए। उसमें थोड़ा सा वो गाढ़ी हो जाएगी चटनी और उचित मात्रा में आपको वो ऑयल सीड्स, नट्स प्राप्त हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो मैं बात करने वाली हूँ वो है प्रोटीन कंटेंट।
आजकल क्या देखा जाता है कि हम डाइट में अपना पेट तो भर लेते हैं, बट हमारे शरीर का प्रोटीन की आवश्यकताएं कई बार पूरी नहीं हो पाती हैं। ज्यादातर घरों में अगर वो वेजिटेरियन है तो दाल कभी हफ्ते में 1-2 बार बन रही है या बिल्कुल नहीं बन रही है, सब्जी ले रहे हैं, पनीर का इस्तेमाल कम हो रहा है, तो हमें दालें, पनीर, अंकुरित चीजें, चना, मूंग, सोयाबीन, दूध, दही, जो ये दूध, दही यहाँ मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगी, लो फैट इस्तेमाल करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अंकुरित चने या मूंग या मोठ, इनका हम ग्रीन सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ थोड़ा सा पनीर की क्वांटिटी उसमें मिला लें तो ये हमारे लिए कैल्शियम का भी एक अच्छा सोर्स बन जाता है। जैसे कि आप सबको पता है प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छा होता है, रिपेयर, मसल रिपेयर के लिए बहुत जरूरी होता है, तो हमें एक निश्चित क्वांटिटी प्रोटीन की अपने डाइट से जरूर मिलनी चाहिए। आटा, जो हम आटा इस्तेमाल करते हैं, आटा तो हमारा बेसिक स्टेपल फूड है, तो कई बार हमें उसमें अच्छा रहेगा कि अगर हम थोड़ा वेरिएशन दें। जरूरी नहीं कि आप रोज गेहूं के आटे की चपाती खा रहे हैं, कभी इसमें चना मिक्स कर लीजिए, कभी खाली जौ की या ज्वार की रोटी खाइए। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन अपनी बॉडी को ये थोड़ा सा वेरिएशन दे, इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है और हमें सभी प्रकार के एसेंशियल फूड कंटेंट्स, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते रहते हैं। विंटर्स में बात करें तो मक्का बहुत अच्छा है, जैसे मक्के की रोटी हम खाते हैं, बाजरा डाइट में शामिल करिए और इसी प्रकार से मेथी की, पालक की आटे में गूंद के उसके साथ रोटी बनाएं। जहां तक की बात है बच्चों के खाने में फाइबर कंटेंट या वेजिटेबल्स नहीं होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि सब्जियों को बॉईल करके उसको आटे के साथ गूंद लें, तो उसकी पूड़ी बना के आप बच्चों को दे सकते हैं। इवन बड़े लोग तो वैसे रोटी खा सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें छुपा के बच्चों को न्यूट्रिशन देना पड़ता है कि वो अच्छी प्रकार से खा लें। वरना आपने अक्सर देखा है कि बच्चे सब्जी के टुकड़े निकाल निकाल के रख देते हैं बाहर और ऐसे खा लेते हैं, तो वो चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। थोड़ा सा उसको दूसरे फॉर्म में दें, छुपा के दें, जिससे बच्चे खा लें। हालांकि जैसे मैंने बात किया था पहले कि हमारे डाइट में प्रोटीन कंटेंट अच्छी मात्रा में होने चाहिए, तो छिलके वाली दालें हैं, साबुत दालें हैं, इसके साथ साथ रफेज भी वो प्रदान करती हैं प्रोटीन के साथ साथ, और कैल्शियम का भी सोर्स है। तो उसी तरह से जैसे बिना छिलके वाली या धुली दालें हैं, अच्छा रहेगा कि हम उसे कॉम्बिनेशन में ले लें, जैसे घिया चना दाल या पालक दाल। इस तरह हम अपने खाने को एक होलसम मील बना के खाना चाहिए। अब जो मैं बात करना चाहती हूँ वो है फर्मेंटेड फूड। आप सब खाते ही होंगे, ढोकला है, इडली है, ये भटूरे का जो हम आटा इस्तेमाल करते हैं, या कभी नान में भी फर्मेंट करके इस्तेमाल करते हैं। तो फर्मेंटेड फूड में क्या होता है एक्चुअली, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं इसमें, जिससे वो की जो कि एक रिच सोर्स है प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का। ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइनल फ्लोरा के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये हमारी गट की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। एक स्टडी पब्लिश हुई थी जनरल क्रिटिकल रिव्यू फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन जर्नल में 2019 में उसके अकॉर्डिंग फर्मेंटेड फूड्स आर अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दे आर एंटी माइक्रोबियल, और ये fermented foods are a good source of sphingolipids. Sphingolipids क्या होते हैं? They are anti-carcinogenic. इसके अलावा consumption of fermented food, this lowers the blood pressure also. साथ ही साथ ये एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक होता है, मतलब दिल की बीमारियों से हमारा खतरा थोड़ा कम करता है। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल फूड्स। हमारे ट्रेडिशनल फूड्स जो हम पहले खाया करते थे, वो अब हमारे जीवन शैली में बहुत कम से हो गए हैं, तो हमें इंक्लूड करना चाहिए उनको ज्यादा से ज्यादा। जिस भी रीजन में आप रह रहे हो वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है उसको अपने डाइट में शामिल कीजिए। साथ ही साथ हमारे खाने की थाली कलरफुल होनी चाहिए। कलरफुल से मेरा मतलब है सभी तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस्तेमाल करिए। आप चुकंदर खाइए, आप पालक खाइए, आप घिया लीजिए, साथ ही साथ मूली लीजिए।
तो ये इस तरह से हमारी जो प्लेट है वो कलरफुल होनी चाहिए। स्प्राउट्स में आप तरह तरह के वेजिटेबल्स काट के उसका आप ले सकते हैं। इसी तरह जब ये बात होती है तो मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे क्रूसीफेरस फैमिली की वेजिटेबल्स, जैसे कि पत्ता गोभी है, पर्पल कैबेज है, ब्रोकली, मूली। ये इनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ सोयाबीन का जिक्र करना भी जरूरी रहेगा। सोयाबीन में आइसोफ्लेवोन्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं, एंटी कैंसरस हैं। साथ ही साथ में मेनोपॉजल वुमन के लिए इनका कंजम्पशन बहुत अच्छा रहता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ये इंक्रीज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि सैंडविच स्प्रेड की जगह घर की बनी हरी चटनियां जिसमें ऑयल सीड्स पड़े हों वो इस्तेमाल करिए, बजाय कि मेयोनेज वगैरह इस्तेमाल करने की। अखरोट, खजूर, अंजीर, आड़ू आदि एक बेहतर स्नैक ऑप्शन के रूप में है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार मिड मील के टाइम पे या बीच में हम खाने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कभी भूख लग रही है, क्या खाएं, कुछ और ऑप्शन नहीं है, बजाय के बिस्किट या नमकीन पे आप मंच करें, आपको ये ड्राई फ्रूट्स और नट्स लेने चाहिए। अब ये तो रही बात खाने की। अब मैं एक और चीज प्रमोट करना चाहूंगी, वो है पानी। अपना फ्लूइड का इंटेक ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप लेमन वाटर ले सकते हैं, और आप इस तरह से एक जैसे पानी की मात्रा बढ़ाइए। बेल का शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों के दिनों में। साथ में अगर आप विंटर्स में सूप, होममेड सूप ले लें, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके फ्लूइड कंटेंट बढ़ाने का। साथ ही साथ में आप वेजिटेबल्स वगैरह ले सकते हैं, इसमें पड़ी होगी, उसकी गुडनेस भी आपको मिलेगी। अब ध्यान देती हूँ मैं सनलाइट पे। हम में से ज्यादातर लोग उपयुक्त मात्रा में सनलाइट नहीं ले पाते, और हम एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि बहुत सारे लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये तो सनलाइट से बेहतर विकल्प तो और कोई हो ही नहीं सकता। आप सुबह जब सूरज उगता है 15-20 कोई ऐसी जगह पार्क वगैरह में जाएं जहां आपको प्रॉपर सनलाइट मिले। जी, समप इस तरह मैं बस थोड़ा सा ये समअप करना चाहती हूँ कि ये चीजें खा के हम अपने शरीर को इम्यूनिटी लेवल बढ़ा सकते हैं। जैसे कि फिश है, अलसी है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा सोर्स है। तो अब हमें एक्चुअली क्या है, हमें अपनी डाइट से फैट हटाना नहीं है, बल्कि गुड क्वालिटी फैट को उसमें इनकॉर्पोरेट करना है। साथ ही साथ मैं इस बात पे भी जोर देना चाहूंगी कि हमें अपने वेट को आइडियल बॉडी वेट के करीब ही रखना चाहिए। अगर आप ओवरवेट हैं तो कोशिश करिए वेट आपका थोड़ा कम हो। साथ में ये अगर आप अंडर वेट हैं तो अपने वेट को आइडियल बॉडी वेट के करीब लाने की कोशिश करिए। अब यहाँ एक दो सुपर फूड्स के बारे में मैं बताना चाहूंगी, जस्ट टिप्स दे रही हूँ। जैसे कि व्हीट ग्रास जूस है या उसके स्प्राउट्स हैं, वो उसे काट के सैलेड में यूज कर लीजिए। मेथी के स्प्राउट्स हैं, उसको भी आप ऐसे गार्निश करने के लिए अपने फूड में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा फूड टाइमिंग्स के भी ध्यान दीजिए। कई बार देखा गया है कि हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं या 12-1 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। एक्चुअली सन इज द सोर्स ऑफ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी फूड चेन का अल्टीमेट फूड एनर्जी सोर्स सन है। तो सन जब सनराइज होता है उस टाइम के 2-3 घंटे के अंदर हमें ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए, और सारे मील भी हमें इसी तरह अपने प्लान करने चाहिए। चलिए, तो अब मैं सम अप करती हूँ और ये कहना चाहूंगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें तो हमारा मस्तिष्क उसी प्रकार से स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद।